सिंह रावत का बड़ा बयान। गढ़वाल कुमाऊं के बीच की दूरियां करेगा सिंगटाली पुल। उत्तराखंड में ताउते तूफान का कहर अब भी जारी। देहरादून जिले में फटा बादल, कई जानवर बहे और 3 लोगों के शव भी हुए बरामद। पत्थर गिरने से कई राजमार्ग हुए बंद। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे 3 और गंगोत्री हाईवे 2 दिनों के लिए किया गया बंद। और उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। सामने आए 4,452 नए संक्रमित केस, 110 लोगों की हुई मौत, 73,000 के पार हुए एक्टिव केस। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम आपन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सिंगटाली पुल का निर्माण होने से न केवल टिहरी और पौड़ी जिलों के लोगों को लाभ होगा, बल्कि यह पुल प्रदेश के दोनों मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की दूरी भी घटाएगा। तो यहाँ मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि यह सिंगटाली व्यासी, सतपुली, सिद्धखाल, रिखणी खाल, नैनी ढांडा, रामनगर होते हुए यह पूरा मार्ग कुमाऊं को जोड़ने का कार्य करेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोटर पुल पुराने चयनित स्थान पर बनेगा और इसके निर्माण का कार्य जल्द शुरू होगा और इसकी डीपीआर तैयार है और बजट का पूरा इंतजाम किया गया है। त्रिवेंद्र सरकार ने मोटर पुल के चयनित स्थान को रद्द कर 3 किलोमीटर आगे नए स्थान पर मोटर पुल बनाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन स्थानीय लोग इसके विरोध में आंदोलन कर रहे थे। तो यहाँ उन्होंने कहा, राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी से भी इस बारे में शिकायत की गई थी। उधर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि टूल किट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी सनातन और देश विरोधी ताकतों का बहिष्कार करने की जरूरत है और कुंभ से कोविड के प्रसार को लेकर तमाम मतभेद हैं। कुछ लोग कुंभ आयोजन को लेकर कोरोना फैलाने की वजह मान रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहले ही कह चुके हैं कि कुंभ से कोविड के फैलाव का कोई भी संबंध नहीं है। टूल किट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना एक बहुत बड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक साजिश, पाप और अपराध है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो आपको राजनीति करनी हो कीजिए, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान मत कीजिए। यह एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत आप कर रहे हैं। यह देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। और मैं सारे देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि ऐसी सनातन विरोधी और भारत विरोधी ताकतों का मिलकर के बहिष्कार और कोविड के प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने राज्य में लगातार हो रही कोरोना वैक्सीन की कमी पर बोलते हुए कहा कि राज्य में वैक्सीन समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई जगह वैक्सीन की कमी है क्योंकि उत्पादन के हिसाब से वैक्सीनेशन का आवंटन हो रहा है, लेकिन जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। भारी मात्रा में वैक्सीन उत्तराखंड में आएगी और यहाँ लोगों को लगाई जाएगी। फिलहाल जितनी वैक्सीन है वह सबको लगाने का कार्य किया जा रहा है। राज्य में हर नागरिक को समय पर वैक्सीन लगाना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, टीके नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कमी थोड़ा हो रही है क्योंकि उत्पादन जितना हो रहा है उस हिसाब से लगातार चल रहा है। 45 से छोटे लोगों को अभी फुल मात्रा में नहीं मिल पा रहा, ये हम कह सकते हैं। हमारे सर गोविंद सुयाल में चल रहा है, डिग्री कॉलेज में चल रहा है, नैनीताल में चल रहा है, रामनगर में चल रहा है, सभी जगह चल रहा है, लेकिन कम मात्रा में है। ये मैं मानता हूं 45 से ऊपर भी चल ही रहा है हमारे। तटीय राज्यों में तबाही मचाने वाले समुद्री चक्रवात ताउते का असर उत्तराखंड में अगले 24 घंटे और देखने को मिल सकता है। तो यहाँ इसे लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और यहाँ इसे लेकर सरकार, शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं लगातार दूसरे दिन गुरुवार को सुबह से ही उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में बारिश लगातार जारी है और यहाँ राजधानी देहरादून सहित मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की में भी बारिश जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की सूचना है और वहीं अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। और इससे पहले बुधवार को भी रात भर बारिश जारी रही और गुरुवार को मसूरी के
गलोगी धार देहरादून मार्ग पर पहाड़ी गिरने से मलबा आ गया और ऐसे में बताया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग ने मौके के लिए जेसीबी भेज दी और जिसके बाद मार्ग खोलकर आवाजाही शुरू की गई। टिहरी में बीते बुधवार सुबह से लगातार हो रही बारिश को कई घंटों से ऊपर हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है और ऐसे में लगातार हो रही बारिश से जनपद के विभिन्न हिस्सों में राजमार्ग और ग्रामीण सड़कें भी बंद हैं, जिसके कारण आवाजाही करने वालों को परेशानियों का बेहद ही सामना करना पड़ रहा है और सभी बंद सड़कों को देर शाम तक खोलने का दावा संबंधित विभागों ने किया। आपको बता दें कि बीते बुधवार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और यहाँ बारिश से जनजीवन प्रभावित है। पूरे जनपद में बीते 24 घंटों में औसत 35.06 mm बारिश हो चुकी है। पश्चिमी विक्षोभ और समुद्री तूफान तोकते का असर पहाड़ों के मौसम में भी दिखा। तो यहाँ सीमांत जनपद उत्तरकाशी में बुधवार सुबह से हो रही बारिश बृहस्पतिवार यानी कि आज भी जारी रही, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री में बारिश और ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। ऐसे में यमुनोत्री हाईवे 3 स्थानों पर बंद है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने यहाँ साफ तौर पर कहा कि जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जगहों पर अवरुद्ध है। इसके अलावा धरासू में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी पत्थर गिरने से अवरुद्ध हुआ है। वहां तेजी से काम चल रहा है और ऐसे में बारिश अब भी लगातार हो रही है। जैसा कि मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का अलर्ट किया गया था, उसको दृष्टिगत करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशिक्रम सभी विभागों को अलर्ट किया गया है। जनपद में कल शाम से लगातार हो रही बारिश से अधिकतम बारिश जो है 75 mm हुई है और जनपद में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कोसाला, छटांगा और कुथनौर के पास अवरुद्ध है। इसके अलावा धरासू बैंड पे यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग है, उससे नीचे भी पत्थर गिरे हैं जिससे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी अवरुद्ध हुआ है। उसमें त्वरित गति से कार्रवाई चल रही है, लगातार अभी भी बारिश हो रही है और हमारे रतुड़ी से अभी मार्ग बंद है, जिसमें BRO तथा NH को निर्देशित किया गया जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि वो तत्काल मार्ग सुचारू करें और अभी मौके पर काम चल रहा है। और इसके अतिरिक्त जनपद में अन्य मार्ग सुचारू हैं और अभी भी जैसे बारिश हो रही है तो समझ को निर्देशित किया गया कि वो अलर्ट रहें। और उधर मौसम विभाग के वैज्ञानिक राजेंद्र कुमार जेनामनी ने चक्रवात को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल चक्रवात बहुत कमजोर होता नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल उसका असर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में रहेगा और विशेषकर उत्तराखंड में एक दिन बारिश रहने के आसार जताए गए हैं। तो वहीं दिल्ली में इसका कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो जैसे ही अगली बात करें तो ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में कोरोना संक्रमण के बाद मुसीबत बनती दिख रही है। तो यहाँ ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में काम आने वाली दवाई एन्फोटेरिसिन बी का उत्पादन जल्द ही उत्तराखंड में शुरू होने जा रहा है और प्रदेश में इसके लिए 2 फैक्ट्रियां तैयार हो चुकी हैं, जिनके निरीक्षण के लिए केंद्र की टीम उत्तराखंड पहुंच चुकी है। और इस दौरान सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 2 फैक्ट्री तैयार हो चुकी है। केंद्र की टीम का निरीक्षण पूर्ण होने के बाद जैसे ही अनुमति मिलेगी, इन दोनों फैक्ट्रियों में ब्लैक फंगस की दवाइयों का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद उत्तराखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी दवा की आपूर्ति आसान हो जाएगी। और ऐसे में बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अभी 50 वॉयल आ चुकी हैं और 500 और वॉयल की डिमांड केंद्र को भेजी गई है, जबकि एम्स ऋषिकेश से आई 7500 की डिमांड को भी केंद्र को भेज दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल चिंता की बात नहीं है, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवा अभी भी उपलब्ध है। केदारनाथ धाम में इस साल आराध्य की पूजा अर्चना 174 दिन होगी। तो यहाँ अधिक मास के कारण अवधि कम हो गई है और बीते 17 मई को कटापुध्य का घाटन के बाद धाम में विधि विधान के साथ धार्मिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि बाबा भैरवनाथ के कपाट खुलने के साथ ही भगवान की सायंकालीन आरती भी शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम को वैराग्य पीठ के साथ जागृत पीठ के रूप में जाना जाता है और सदियों वर्ष पुराने इस मंदिर का 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने जीर्णोद्धार किया था। तो यहाँ धाम को लेकर कई प्राचीन किंवदंतियां भी हैं और ऐसे में इस वर्ष भी वैश्विक महामारी कोरोना के चलते यात्रा स्थगित की गई थी, जिस कारण बीते सोमवार को धाम में कटापो उद्घाटन और बताया जा रहा है कि सूक्ष्म रूप से किया गया है और अब 174 दिन आराध्य की पूजा अर्चना धाम से की जाएगी। 14 मार्च से
13 अप्रैल तक अधिक मास के कारण इस वर्ष तीज त्योहार बीते वर्ष की अपेक्षा 11 से 19 दिन पीछे चले गए हैं और साथ ही कई महत्वपूर्ण तिथियों में भी यहां अंतर दिखाया गया है और ऐसे में केदारनाथ धाम की अवधि भी कम हुई है और वर्ष 2014 से अभी तक यह पहला मौका है जब यात्रा 17 मई से शुरू हुई है। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANV न्यूज। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी का निधन हो गया है। बता दें कि नरेंद्र सिंह भंडारी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। तो यहाँ नरेंद्र सिंह भंडारी ND तिवारी सरकार में शिक्षा मंत्री थे और कांग्रेस के अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नरेंद्र सिंह भंडारी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बेहद ही बड़ा योगदान दिया था और उनके निधन से उत्तराखंड में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री समेत सभी राजनीतिक दलों अनेक लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं उनके पुत्र दीपेंद्र भंडारी वर्तमान में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र भंडारी के निधन पर CM तीरथ सिंह रावत ने भी शोक जताया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भगवानपुर थाने में SP देहात परमेंद्र सिंह डोभाल और CO मंगलोर पंकज गिरौला के नेतृत्व में आयुर्वेदिक कंपनी मुल्तानी के सहयोग से फ्रंटलाइन वर्कर्स को आयुष किट वितरित की गई है। तो यहाँ आपको बता दें कि आयुष किट बांटी गई है और वहीं SP देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि DGP महोदय के द्वारा एक मुहिम मिशन के नाम से चलाई गई है जिससे लोगों की सहायता की जा रही है। तो यहाँ उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी, मीडियाकर्मी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन सभी को आयुष किट बांटी गई है। पहल शुरू की गई थी जिसमें जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जितने हमारे समाज में जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं उसको किस तरीके से हम लोग हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से आगे और वो क्या हेल्प की जा सकती है, उसको लेके हमारे CO मंगलौर और हमारे SO भगवानपुर ने हमारे SSP महोदय के निर्देशन में एक प्रयास था जिसमें जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में जो ये दवाइयाँ वगैरह बना रहे हैं, जो किट दवाइयाँ बना रहे हैं आयुर्वेदिक, उनके सहयोग से जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, खासकर जो सफाई कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं जो लगातार बाहर रहते हैं, उनके लिए जो इम्यूनिटी किट एक डिस्ट्रीब्यूट की गई थी ताकि क्योंकि ये लंबी एक लड़ाई है और इसके लिए इम्यूनिटी का लगातार बना रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये प्रयास था, इसमें खैर काफ़ी अच्छा हमें सहयोग भी मिला है। अभी आगे और भी हम लोग इसमें। उधर देहरादून में कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित मरीजों और सामान्य मौतों के बाद शहर के मोक्ष धामों में रोजाना बड़े पैमाने पर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं और इसके चलते लंबे समय से मुक्ति धाम की राख ठंडी नहीं हो पा रही। शहर के एक मुक्ति धाम में रोजाना 10 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार होता है और ऐसे में शहर के 3 मुक्ति धामों में 18 दिनों में करीब 600 से अधिक कोरोना मरीजों और सामान्य मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। तो यहाँ चंद्रबनी स्थित मुक्ति धाम के कर्मचारी रामचंद्र ने बताया कि अप्रैल में 163 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है और अब तक करीब 170 शवों का अंतिम संस्कार वो कर चुके हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम देहरादून में नजर आने लगे हैं और पिछले 5 दिन से कोरोना संक्रमण की न सिर्फ कुछ नियंत्रण दिख रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ मामलों में भी कमी आई है। संक्रमण के नए मामलों के मुकाबले स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की दर भी निरंतर बढ़ रही है और बीते दिन संक्रमण के जितने मामले सामने आए उसके मुकाबले में 194% ठीक भी हुए हैं। हालांकि जैसे जैसे कोरोना कर्फ्यू बढ़ा है संक्रमण भी घटने लगा है और इस समय दूनवासी भी कोरोना के प्रति गंभीर दिखाई दे रहे हैं और सड़क पर अब पहले जैसी मनमर्जी नहीं दिख रही है। तो यहाँ तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है।
तो यहाँ संक्रमण पर अंकुश लगाने के चलते कर्फ्यू की अवधि भी निरंतर बढ़ाई जा रही है। और अब अगर लोग संयम रखकर कर्फ्यू के नियमों का पालन करें तो मई के अंत तक संक्रमण की दर काफी नीचे आ सकती है। तो आपको बता दें कि कोरोना के आंकड़ों में साफ तौर पर कर्फ्यू का असर दिखने लगा है। हालांकि रिकवरी दर भी अब बढ़ती ही नजर आ रही है। तो यहाँ लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में सरकार ने भी लॉकडाउन का ऐलान किया है। तो अब मामले हालांकि बढ़ रहे हैं, लेकिन उस बीच देखा जाए तो रिकवरी दर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने स्वास्थ्य सेवाओं में तमाम सुधार की गुंजाइश की तरफ से इशारा किया है। देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जो इस महामारी से अछूता रहा हो। उत्तराखंड में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई। हालात यहां तक पहुंच गए कि अस्पताल मरीजों से भरे रहे। राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर अमित नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में कोरोना के कुल मामलों में 64.6% लोग 20 से 49 आयु वर्ग के हैं और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी के अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में जहां भी रिक्तियां हैं वहां पर संविदा के आधार पर भर्तियां हो रही हैं। तो यहाँ सचिव ने बताया कि वर्तमान में हमारी कोरोना टेस्टिंग दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है और 18 मई को 35,000 से अधिक सैंपल लिए गए। तो बता दें, उत्तराखंड सरकार ने भी कहा कि राज्य में कोविड-19 की संक्रमण दर 23% से घटकर 18% हो गई है। वर्तमान में जांच दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है और स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने पुलिस और एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में साफ तौर पर कहा कि पिछले 24 घंटों में 7,000 से अधिक लोग संक्रमण से उभरे हैं और 4800 नए मामले की पुष्टि हुई है। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गांवों में बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए अब गंभीरता से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तो यहां प्रशासन के निर्देश पर गांवों में कोविड नियंत्रण समिति गठन होने के बाद अब वर्चुअल बैठक के जरिए प्रशिक्षण की शुरुआत भी कर दी गई है। तो यहां बेताल घाट ब्लॉक में विभिन्न गांवों में 75 समितियां गठित की गई हैं और ऐसे में शहरों और महानगरों में तेजी से लोगों को संक्रमित करने के बाद अब कोरोना से गांवों में पैर पसारने के बाद चिंतित प्रशासन ने संक्रमण की रोकथाम के जरिए तैयारियां तेज कर दी है। तो यहाँ प्रशासन के निर्देश पर ग्राम पंचायत वार समितियां गठित की गई हैं और अब समितियों के गठन के बाद समिति के सदस्यों को बाकायदा प्रशिक्षण देने की तैयारियां शुरू की गई है। तो आपको बता दें, विभागीय अधिकारियों के अनुसार समिति सदस्यों को गांवों में जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही बीमार व्यक्तियों की सूचना चिकित्सा कर्मियों को देने और सैनिटाइजर अभियान चलाने और नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की संस्कृति समेत अन्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पूरे देश में फैल चुका है। तो यहाँ सितारगंज पुलिस आए दिन हरकत में दिखाई दे रही है। तो यहाँ सितारगंज पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देश अनुसार कोविड-19 में जो लोग बाहर बिना मास्क लगाए या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या फिर जो लोग बाहर बेवजह घूम रहे हैं, उन सभी लोगों को वैन में बिठाया जा रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उन काउंसलिंग की जा रही है और ऐसे में उनको बताया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों करवाया जा रहा है और इसके क्या कोरोना महामारी में घूमने से क्या नुकसान है और इसके प्रभाव क्या हैं। तो यहाँ लोगों को बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान अगर वो नियम तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ ही लोगों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। ये है कि आम जनता में ये हमारे अपराधी नहीं है, ये आम जनता है। इसमें हमारे समाज में 50 तरह के लोग हैं, 50 तरह के लोग। कुछ तो टीवी देख के ही समझ जा रहे हैं,
कुछ हमारे द्वारा जो इनको प्रचार किया जा रहा है कि घरों से बाहर ना निकलें, मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, है ना, तो वो हमारे द्वारा गाइड करने से समझदार है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इस चीज़ को अभी हंसी मजाक को लेके चल रहा है। तो उनके दिमाग में ये बात बैठाने के लिए एक शासन द्वारा ये किया गया है कि जो भी अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनको वैनिटी ये इसमें प्रिजनर वैन में बैठा के यहाँ लाया जाएगा, इनकी काउंसलिंग करी जाएगी, इनको बताया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों करवाया जा रहा है, इसके क्या कुप्रभाव हैं, संक्रमण से कैसे बचा जाए। असल में इनको पता ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीवी समाचारों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं या चिंतन का स्तर वो नहीं है, तो वो हंसी मजाक है उनको। तो उनकी एक काउंसलिंग भी होगी, साथ साथ उनके लिए मिनिमम कोविड एक्ट के अंतर जो 500 रुपये का जुर्माना है वो जुर्माना करके पहली बारी में इनको छोड़ा जाएगा, ताकि इनको याद रहे कि भाई जुर्माना भी हो रहा है, पुलिस इस तरह से उठा के भी ले जा रही है। साथ साथ पुलिस की भी एक नकारात्मक छवि उसमें ना जाए, सकारात्मक जाए कि हम तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें लेके आ रहे हैं, तुम्हें अगर नहीं लाएंगे, तुम बातों को नहीं मानोगे तो संक्रमण फैलेगा। और साथ साथ इनकी काउंसलिंग में ये भी बताया जा रहा है कि प्रत्येक आदमी इसको देश सेवा मान के करे, कि 10 आदमी को और जागरूक करे कि इस तरह से नहीं घूमना है। शासन द्वारा जो गाइडलाइनें दी गई है वो इनके भले के लिए दी गई है। तो एक काउंसलिंग जैसी भी हो जाएगी और एक मिनिमम इनका आज क्या कहते हैं 500 रुपये का चालान करके कोविड-19 एक्ट के अंतर्गत। उधर दूसरी ओर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो यहाँ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों से कोरोना नियमों की पालन करवाने की अपील की जा रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू को हमने स्ट्रिक्टली लागू करना शुरू किया है, आपको पता ही है। उसका असर भी दिख रहा है और चूंकि उसका असर दिख रहा है, उसकी सफलता को देखते हुए इसलिए भी उसे एक हफ्ता और बढ़ाया गया है। और हम लोग आपको बता दें, इस दूसरी लहर में जो कि 24/3 से चल रही है, यानी कि आज पौने 2 महीना हुआ, हमने 1,20,000 लोगों के मास्क नहीं पहनने पर चालान किए हैं, 1,68,000 के सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन में किए हैं, 8,000 से ज़्यादा लोगों के चालान पुलिस एक्ट में किए हैं, 800 से अधिक लोगों पर FIR की है, जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का वायलेशन करने के ऊपर। इस प्रकार कुल कार्रवाई हमारी 2,99,000 लोगों पे हो चुकी है, लगभग 3 लाख। एक छोटा सा स्टेट है उत्तराखंड, तो वो दिखा रहा है कि लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। ये तो वो समय है जब जनता को खुद ही कर्फ्यू लगा देना चाहिए था और पुलिस को एनफोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। किंतु अब भी कुछ % लोग ऐसे हैं जो स्वेच्छा से मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करके चल रहे हैं। यही लोग खुद के लिए भी खतरा बने हुए हैं और दूसरों के लिए भी खतरा बने। एनफोर्समेंट में दिक्कतें तो होती ही हैं, हर आदमी को लगता है पुलिस मेरे साथ जाती कर रही है। आपने एक तो वीडियो वायरल हुए देखे होंगे, लड़कियों के खासकर। पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, शालीनता से उनको रोकने का प्रयास कर रही है और वो कह रहे हैं पुलिस हमें तंग कर रही है और उनके साथ इवन अभद्र भाषा, गाली गलौज की भाषा यूज कर रही है। तो ये सब भी हमारे सामने होता है। तो फिर भी हमने पुलिस को संयमित रहने को कहा है और स्ट्रिक्टली किंतु पोलाइटली, सख्ती के साथ भी और हाथ जोड़ करके जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने को निर्देशित किया। कुल मिला के सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं दवाइयों की मांग, राशन, खाना, आवश्यक वस्तुओं की मांग। इसके बाद एक फेज था जब बहुत ज़्यादा मैसेज आए ऑक्सीजन की डिमांड अब थोड़ा सा कम हो गया है। हॉस्पिटलाइजेशन की डिमांड, घर में कोई नहीं है, पड़ोसी फ़ोन कर रहा है कि वो वहाँ पे वृद्ध लोग हैं, उनको वो क्रिटिकल कंडीशन में है, या खुद उसका फ़ोन आ जा रहा है 112 पर, तो हॉस्पिटलाइज कराओ, एम्बुलेंस को अरेंज करो, सीनियर सिटीजन्स की बात है। तो ये हमारे इस तरह के काम हैं। और खासकर पहाड़ के जनपदों में जहाँ पहाड़ी रास्ते हैं, राशन को कई किलोमीटर ढो के ले जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी कई किलोमीटर ढो के ले जाना पड़ता है। ये सब भी हमारे पुलिस वाले कर रहे हैं। प्रशासन की, जनता की मदद से जो लोग सामने आ रहे हैं, मदद करना चाहते हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। अगर हम अभी तक का डाटा देखें उत्तराखंड में, अभी 1 मई से हमने शुरू किया था तो 18,000 से ज़्यादा कॉल जा चुकी हैं, यानी डेली 1,000+ लोग हमें कोविड के मामलों में ही हेल्प करने को फ़ोन कर रहे हैं। बाकी दूसरी चीज़, 2 रोल होते हैं पुलिस के हमेशा से। सोसाइटी में 2 रोल हैं। पहला रोल है एनफोर्समेंट का, ठीक है, कि जो लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड, जो देश का कानून है उसको एनफोर्स करना, उसको लागू कराना। और दूसरा रोल ये भी है कि जो पीड़ा में है, कोई भी व्यक्ति कष्ट में है, उसकी सहायता करना, चाहे वो अपराध से पीड़ित है, चाहे वो आपदा से पीड़ित है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट से पीड़ित है, चाहे किसी और से।
तो ये जो सहायता वाला रोल था हमारा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।